लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर रही कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब इस पर पूरे देश में चर्चा की जाएगी। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। तो लक्ष्मण, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या फैसला लिया गया? हमने सुना अश्विनी वैष्णव साहब को कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन और फाइन प्रिंट्स क्या हैं इस पूरे मामले के? देखिए, कैबिनेट में वैसे तो कुल 7 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला, राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसला, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर रहा। एक देश एक चुनाव कराने को लेकर जो एक्सपर्ट पैनल बना था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में, उस पैनल की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। इस रिपोर्ट पर आम लोगों की राय ली जाएगी। राय लेने के बाद संसद के इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र में उसे पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू कर दिया जाए, यानी 2029 का जो लोकसभा चुनाव हो वो एक देश एक चुनाव के आधार पर किया जाए। अभी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में करीब 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था, बाकियों ने विरोध किया था और इसमें कई सारे 21,000 से ज्यादा लोगों के रिएक्शन आए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में सभी लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए और दूसरे चरण में जैसे ही पहला चरण खत्म हो उसके 100 दिन के भीतर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कराया जाए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सभी स्तर पर एक ही इलेक्टोरल रोल हो, यानी सबके एक ही पहचान पत्र हो। ऐसा ना हो कि लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग और पंचायत के लिए अलग हो, ऐसा ना हो, सभी के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल हो। ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब इस पर रिपोर्ट आने के बाद अंतिम रूप से लोगों की सलाह मशविरा के बाद एक अंतिम बिल तैयार किया जाएगा, जिसको संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। जी, तो संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पास होगा, तब तक राय मशवरा होगा। इधर एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव होना बेहतर है। ललन सिंह से बातचीत की है लक्ष्मण रॉय ने। एक आखिरी मुद्दा है वो एक देश एक चुनाव को लेकर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, लेकिन ये काफी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला था। कई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध भी कर रही हैं। तो मेरा पहला सवाल ये कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आप लोगों से सलाह मशविरा किया गया, किस तरह का फीडबैक आपका रहा है? देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उसने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था और सभी राजनीतिक दलों से राय भी मांगी थी। हम लोग भी आए थे, हमारे साथ हमारी पार्टी के जो अभी संसद में सदस्य हैं, संसद में नेता हैं संजय झा जी, वो भी गए थे और हम लोगों ने समर्थन किया था, इसलिए कि आज आवश्यकता है इस देश की आवश्यकता है। आप पूछना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कभी पंचायत का चुनाव हो रहा है और सारा जो स्टेट मशीनरी है, पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक उस चुनाव में व्यस्त है।
उस चुनाव में लगा हुआ है, सारा काम बाधित है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हो सकता है, कोई उद्घाटन नहीं हो सकता है, कोई शिलान्यास नहीं हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, इसलिए कि पूरा पुलिस प्रशासन तो चुनाव में के काम में लगा हुआ है। पारा मिलिट्री इतनी बड़ी संख्या में चुनाव में लगती है, तो ये अब उनका ड्यूटी है पारा मिलिट्री का सीमा की सुरक्षा करना। अब सीमा से हटा के उनको चुनाव में लगाया जाता है। तो ये सारी समस्याओं का निदान ये है कि एक बार चुनाव हो जाए और फिर 5 साल के बाद चुनाव हो। इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में जब जब चुनाव की जरूरत होगी तब तब चुनाव करवाने होंगे। उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा और विपक्षी दल क्यों है इसके खिलाफ आज आवाज अड्डा में अब से कुछ देर बाद इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। एक देश एक चुनाव, बड़ा दांव। राइट, तो एक बार फिर से हम चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, क्योंकि आज कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जैसे उन्होंने कहा 7, उनमें से पहला वो था। तो लक्ष्मण, अन्य फैसलों पर क्या डिटेल्स है? देखिए, इसके अलावा 6 फैसले लिए गए। 2 फैसले किसानों से जुड़े हुए हैं। उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी पीएनके फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी ताकि कच्चे माल की लागत जो बढ़ रही है उसकी वजह से कीमतें ना बढ़े, किसानों को ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े। इसके लिए करीब 24,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जिसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कहते हैं। ये रबी फसलों के लिए सरकार ने फैसला लिया है। 2024-25 के रबी फसलों के लिए सरकार ये खर्चा करेगी 24,475 करोड़ रुपए। किसानों के लिए दूसरा फैसला लिया गया है वो आपको करीब 35,000 करोड़ रुपए के पीएम आशा वेलफेयर स्कीम है, उसको मंजूरी दी गई है। इसके तहत किसानों को अगर कम कीमत मिलती है तो उसको सरकार भरपाई करेगी, किसानों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। तो इस पीएम आशा स्कीम को आगे जारी रखने का सरकार ने फैसला लिया है। और एक फैसला लिया गया है मिशन चंद्रयान को लेकर के। यहाँ पे 2-3 पहलू इसके काफी महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रयान 4 मिशन का दायरा बढ़ाया गया है। इस पर करीब 2,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरीके से गगनयान का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें नई नई तकनीक, नई लॉन्चिंग व्हीकल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे ये मकसद है। इन सब के अलावा 3 और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए और गेमिंग के लिए और यहाँ पे इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार एक खास इंस्टीट्यूट बनाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार बायो इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए रोजगार के ज्यादा मौका पैदा करेगी। इससे जुड़े भी प्रावधान को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज के बड़े कैबिनेट डिसीजंस जो लक्ष्मण रॉय बता रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं चुनावी दंगल की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ।
कश्मीर संभाग की 16 और जम्मू संभाग की 8 सीटों पर मतदान किया गया, जहां कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें दिखी। शाम 5 बजे तक करीब 58% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के चुनाव से मतलब लोगों का यहां पर इन्वॉल्वमेंट काफी नजर आया, और ये अच्छी तस्वीरें हैं डेमोक्रेसी के लिए, जहां हमने शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपको दिया 58%, और ये नंबर जब कंक्लूड होगा तो और बड़ा आएगा। कुलगाम, पुलवामा, बनिहाल, किश्तवाड़, पहलगाम, डोरू, सब जगह से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। क्या वादे किए हैं कांग्रेस ने, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में और वो 7 वादे क्या हैं? हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ठीक उससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा की जनता से 7 बड़े वायदे कांग्रेस ने किए हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये की दर पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। 6000 रुपये का बुढ़ापा पेंशन और 6000 रुपये दिव्यांग पेंशन होगी। ओपीएस को बहाल करने का भी वायदा किया है। जातिगत सर्वे कराने का वायदा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर किया है। इसके साथ साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसलों का मुआवजा तत्काल देने का वायदा कांग्रेस ने किया है। इसके साथ साथ क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ा करके 10 लाख का वायदा बढ़ाकर 10 लाख करने का वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और इसके साथ साथ 2 लाख पक्की भर्ती निकालने का भी वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो अब इंतजार रहेगा बीजेपी के घोषणा पत्र का। बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है और हरियाणा में जो वोटिंग है वो 5 अक्टूबर को होगी। जी शुक्रिया असीम। इधर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए गए आतंकवादी वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस बिट्टू के बयान से आग बबूला है और आज कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से लेकर हैदराबाद और जयपुर तक विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह रवनीत बिट्टू के पुतले फूके हैं। उन्होंने दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेना एस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी के लिए रवनीत बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। रवनीत बिट्टू के बाद राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने गांधी परिवार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दिलावर ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार आतंकियों का समर्थक है। दिलावर ने कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। गांधी परिवार आतंकवादियों को सम्मान देता है। इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। और अब बात बाजार की। फेड आउटकम से ठीक पहले बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी आज गिरावट के साथ बंद हुए तो निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 131 पॉइंट गिरकर 82,948 पर गया तो 41 पॉइंट गिरकर 25,378 पर निफ्टी बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव दिखा। आईटी, फार्मा, मेटल, तेल, गैस शेयरों में आज बिकवाली रही तो एनर्जी, पीएससी और इंफ्रा शेयरों में भी आज दबाव का दिन रहा। मोदी 3.0 में पहले 100 दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितना काम हुआ, इस पर केंद्रीय
अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से खास बातचीत हमने की है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे सवाल पूछे, आपको सुनाते हैं। गत 100 दिन में हमारा टोटल टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमको प्रोड्यूस करना था, दैट वाज 4.5 गीगावाट इन फर्स्ट 100 डेज ऑफ मोदी 3, लेकिन हमने 6 गीगावाट हमने अचीव किया है। नॉन फॉसिल फ्यूल 207 गीगावाट से ज़्यादा हुआ है और रिन्यूएबल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है 4-5 हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, उनको हमने बताया था कि 10 गीगावाट फर्स्ट 100 डेज में आपको बिड्स बुलाना है, टेंडर बुलाना है। दे आर फ्लोटेड टेंडर फॉर 14 गीगावाट। पीएम कुसुम में 1 लाख पंप्स इसी 3 महीने में हुआ है, मीन्स 100 डेज में। पीएम सूर्यघर में 3.5 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम installed in only in Modi 3 because it was announced on January। कैबिनेट पूरा डिटेल वर्कआउट करके अप्रूव किया। चलिए यहाँ पर बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरों को देखते हैं। टीनेजर्स पर सोशल मीडिया के बढ़ते साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए मेटा ने पॉपुलर फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बड़े बदलाव का ऐलान किया है। टीन्स यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट की चाबी पेरेंट्स के हाथों में होगी। कैसे, देखिए रिपोर्ट। क्या आपका बच्चा भी इंस्टाग्राम चलाता है और आपको ये टेंशन रहती है कि कहीं वो सेंसिटिव या आपत्तिजनक कंटेंट तो नहीं देख रहा? तो आप अब रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जल्द ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट खुद ब खुद टीन अकाउंट्स में बदल जाएंगे। इस नई सेटिंग के तहत बच्चे को कैसा कंटेंट देखना है, किसे फॉलो करना है, किसे नहीं, ये सब आप तय करेंगे। टीन अकाउंट में जो फीचर मिलेगा उसमें पहला है डिफॉल्ट प्राइवेट अकाउंट सेटिंग, यानी बच्चों का अकाउंट पब्लिक नहीं रहेगा। अनजान लोग उनका कंटेंट नहीं देख पाएंगे और ना ही उनसे बात कर पाएंगे। मैसेजिंग का मामला भी टाइट हो जाएगा। टीन्स के लिए स्ट्रिक्ट मैसेजिंग सेटिंग ऑन होगी और अनजान लोग बच्चों को मैसेज नहीं भेज सकेंगे। सबसे अहम होगा सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल, जिसमें टीन्स इंस्टाग्राम पर किसी भी तरह का सेंसिटिव कंटेंट नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा स्लीप मोड भी बच्चों के लिहाज से एक अच्छी सेटिंग साबित होगी। और अगर आपका बच्चा लेट नाइट तक इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है, तो जब उसका अकाउंट टीन अकाउंट में बदल जाएगा तो रात को 10 बजते ही स्लीप मोड ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये स्लीप मोड सुबह 7 बजे तक इनेबल रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि रात के इन घंटों के दौरान वो किसी भी तरह की नोटिफिकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशन बिल्कुल म्यूट रहेंगी। इंस्टाग्राम ने एक ब्लॉग के जरिए ये जानकारी दी है कि शुरुआत में ये नया बदलाव अमेरिकन यूजर्स के लिए किया जाएगा और अगले 2 महीनों में यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसे लॉन्च किया जाएगा। बात करें इंडियन इंस्टा यूजर्स की, तो इस साल के आखिर तक नई सेटिंग्स लागू होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज से बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खुल पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की। बजट में स्कीम का ऐलान किया गया था। एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर बच्चों का अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। भारत में भविष्य में यातायात किस प्रकार का होगा, इसके लिए गांधीनगर में चल रहे आरी इन्वेस्ट समारोह में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रदर्शनी रखी गई। इस प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत की सड़कों पर आने वाले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दौड़ते हुए दिख जाएंगे। यहाँ आरी इन्वेस्ट 2024 में इनको प्रदर्शित भी किया गया है। अलग अलग वेरिएंट के यहाँ पर स्कूटर और बाइक भी रखे गए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जो व्हील चेयर है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज्वाइन कर दिया है और एक यहाँ ट्री जो लगाया गया है उस ट्री को भी सोलार से जोड़ा गया है। एक प्रयास किया गया है कि आम जिंदगी में सोलार का कितना महत्व है और धीरे धीरे उनको किस तरह से कन्वर्ट हम करते जाने की एक योजना है। और इस तरफ देखिए, इलेक्ट्रिक
चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ रखे गए हैं। किस तरह से जो चार्जिंग है वो इजी हो जाएगा, चाहे वो आपके घर के ग्राउंड फ्लोर पर हो या तो एक निजी जगह पर हो, उनको किस तरह से रखा जाएगा। जो टाटा और महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी यहाँ पर पेश की है, तो उनको भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार है वो काम कर रही है। इतना ही नहीं, लेकिन जो माल ढुलाई के लिए बड़े बड़े ट्रक्स है वो अभी डीजल पर निर्भर है, लेकिन उसकी निर्भरता खत्म करने के लिए अब हाइड्रोजन संचालित ट्रक, जो कि रिलायंस H2 ट्रक से जाना जाता है, ये काफी सुर्खियों में है। लोगों को ये काफी पसंद आया। चलिए, तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर आपको ताज़ा और अपडेटेड खबरें मिलेंगी बस एक क्लिक पर। नमस्कार।